नमस्कार, संगीत सुधा पर आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं के लिए पिछले वीडियो के अंदर राग वर्गीकरण के ऊपर हमने चर्चा की थी। राग वर्गीकरण के जैसे हमने 3 बताए थे मैंने आपको, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में से जाति राग वर्गीकरण के ऊपर हमने देखा था कि जाति राग वर्गीकरण में क्या क्या चीज आती है। इसके पश्चात आता है ग्राम राग वर्गीकरण। तो जिस तरह से भरत का नाट्यशास्त्र है भरत मुनि द्वारा रचित है, उसी तरह से एक और मुनि हुए हैं मतंग मुनि। इन्होंने बृहद्देशी नामक ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ में ग्राम राग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह भी जाति या राग के समान गाने वाली सुंदर रचनाएं होती थी, जिनको ग्राम राग बोला जाता था। जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें ग्राम रागों की संख्या 30 मिलती है। तो इसका मतलब यह होता है कि 18 जातियों से 30 ग्राम रागों की रचना हुई। इनको कई संगीत शास्त्री सिर्फ ग्राम भी कह देते हैं, 30 ग्राम। तो ये एक ही बात है, ग्राम राग या ग्राम। इन ग्राम रागों को फिर 5 जगह पर विभाजित किया गया, यानी कि उनको 5 अलग अलग स्थानों पर विभाजित कर दिया गया और इनको संज्ञा दी गई गीति की। गीति मतलब गाए जा सकने वाली जो रचनाएं हैं। तो इन गीतियों की भी जो 5 अलग अलग रूप थे वो थे, प्रथम आता शुद्ध, द्वितीय भिन्न, तृतीय गौड़, चतुर्थ है बेसिल और 5वां है साधारण। इस तरह से शुद्ध से 7 ग्राम रागों की रचना हुई, भिन्न से 5 ग्राम रागों की रचना हुई, गौड़ से 3, बेसर से 8 तथा साधारण गीति से 7 ग्राम राग माने गए कि 7 ग्राम राग साधारण गीति से उत्पन्न हुए। तो ये ग्राम राग ही आगे चलकर जो आजकल हम राग सुनते हैं उनके नाम, यही ग्राम राग आगे चल के आधुनिक राग में विकसित हुआ। इसके पश्चात आता है 10 विधि राग वर्गीकरण। पंडित सारंगदेव जी, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा था, उन्होंने सभी रागों को 10 जगह विभाजित कर दिया। ग्राम राग, उपराग, राग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, उपांग तथा क्रियांग। फिर इन 10 को भी उन्होंने 2 जगह विभाजित किया, एक मार्गी संगीत तथा द्वितीय गांधार्व संगीत। तो यह मार्गी संगीत और गांधर्व संगीत जो है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए कि उसको 2 जगह विभाजित करके मार्गी संगीत और गांधर्व संगीत के अंदर डाल दिया। तो गांधार्व संगीत के अंतर्गत पहले 6 अर्थात ग्राम राग से लेकर के अंतर्भाषा तक, तो जो बाकी 4 बच गए रागांग से क्रियांग तक, उनको देसी संगीत के अंतर्गत उन्होंने डाल दिया। इसको स्पष्टता पूर्वक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरे ग्रंथों में जहां इनकी व्याख्या मिलती है वह एक दूसरे से मेल नहीं करती। ग्राम राग, राग, उपराग इसके पश्चात आते हैं। षडज व मध्यम ग्रामों की मूर्छनाओं के आधार पर ग्राम रागों की उत्पत्ति हुई। ग्राम रागों से कुछ और रचनाएं पैदा हुई जिन्हें राग अथवा उपराग कहा गया। पंडित सारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में 30 ग्राम राग, 20 राग तथा 8 उपरागों का वर्णन किया है। अब बात करते हैं भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा की। ग्राम राग से उत्पन्न रचनाओं में भाषा राग भी थे। भाषा रागों से विभाषा तथा विभाषा रागों से अंतर्भाषा रागों की उत्पत्ति मानी गई। इन रचनाओं का प्रयोग 2 अर्थों में हुआ। पहले के अनुसार भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा राग की तरह जो गाई जाने वाली रचनाएं थी, तथा दूसरे अर्थ में यह पुराने या प्राचीन गीति या गायन विधि के प्रकार थे। इनमें भाषा शैली का प्रयोग हुआ। वे भाषा
तथा जिसमें विभाषा शैली का प्रयोग हुआ वह विभाषा, तथा जिसमें अंतर्भाषा शैली का प्रयोग हुआ उसे अंतर्भाषा राग कहा गया। तत्पश्चात आता है रागांग, क्रियांग, उपांग। यह देसी संगीत के अंतर्गत आते हैं। इन पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि यह आधुनिक काल में भी प्रयोग हो रहे हैं। प्राचीन शास्त्रों में विभिन्न मतों पर ध्यान देते हैं पहले कि किस प्रकार से रागांग, क्रियांग और उपांग का उन्होंने वर्णन किया है। तो सर्वप्रथम दामोदर पंडित जी द्वारा रचित संगीत दर्पण, उसमें जो लिखा गया है उन्होंने कि ग्राम राग की छाया जहाँ हो, यानी कि जिनमें ग्राम राग की छाया हो वो रागांग, तथा जिनमें भाषा राग की छाया हो वो भाषा, तथा जिनसे थकी हुई इंद्रियों को उत्साह प्राप्त अर्थात जिनसे मन प्रफुल्लित हो जाए वो क्रियांग कहलाते हैं। परंतु क्रियांग तथा उपांग का अर्थ यहां स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब दूसरी तरफ लेते हैं कि दूसरे अर्थों में रागांग का अर्थ राग के विभिन्न अंग, उपांग का अर्थ राग के अन्य छोटे अंग तथा क्रियांग का अर्थ गायन क्रिया के विविध अंगों को लिया गया। जो दूसरे संगीत शास्त्री हुए हैं उनका मानना यह रहा है। अब तीसरा जो विशेष विचारणीय है वह है स्वर्गीय पंडित भातखंडे जी, जो इनका ग्रंथ है भातखंडे संगीत शास्त्र। इसके पहले भाग में इस प्रकार दिया गया है, जिन रागों में शास्त्रीय नियमों का पालन होता हो वह रागांग, तथा जिनकी रचना देश में प्रचलित शैलियों के आधार पर हो वह भाषांग। इनका आधार शास्त्र नहीं होता। जो भाषांग होते हैं ये शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं होते, लेकिन यह शास्त्रों के सिद्धांत के पास होते। यहां थोड़ा समझना होगा कि ये पूर्णतः शास्त्रोक्त नहीं होते, यानी शास्त्र पर आधारित नहीं होते, लेकिन ये शास्त्र के आधार पर होते। पूरी तरह शास्त्रीय नहीं होते, लेकिन इनका आधार शास्त्र होता है। क्रियांग वह राग है जिनके अवरोह में कभी कभी विवादी स्वरों का प्रयोग सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जो शुद्ध राग है उनमें विवादी स्वरों का प्रयोग उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए जब करते हैं तो वह क्रियांग कहलाता है। तथा तीसरे में वो बोलते हैं उपांग वह राग है जिनके राग के मूल स्वरों में से कुछ अथवा एक स्वर हटाकर उसके स्थान पर विवादी स्वर प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात उसमें एक स्वर भी हटाया जा सकता है तथा ज्यादा स्वर भी हटाए जा सकते हैं, और उसमें विवादी स्वरों का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये होगा कि वह राग रहा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसके जो विवादी स्वर हैं, जो कि शास्त्र अनुसार विवादी स्वरों का प्रयोग यदि शास्त्र के अनुसार हम देखते हैं तो राग में विवादी स्वर का मतलब ही है कि जो विवाद कर रहा हो, जो राग को भ्रष्ट कर रहा हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उपांग वह राग है जिनमें उसके मूल स्वरों को हटा करके और विवादी स्वरों का प्रयोग करते हैं सुंदरता बढ़ाने। उसकी सुंदरता तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो अपना स्वरूप रहता है वो शुद्ध स्वरूप नहीं रहता। अर्थात ना तो वो शुद्ध रहते हैं और ना ही वो पूरी तरह से विकृत कहा जा सकता है, क्योंकि सुनने में तो वो सुंदर मधुर प्रतीत होते हैं। अब आते हैं हम प्राचीन काल का जो चौथा है राग वर्गीकरण, शुद्ध छायालग तथा संकीर्ण राग वर्गीकरण। शुद्ध राग वह राग है जिसमें दूसरे राग की छाया नहीं आ सकती, वह स्वतंत्र होते हैं, उन्हें शुद्ध राग कहा जाता है। छायालग राग जिन रागों में किसी एक राग की छाया आने से वह मधुर प्रतीत हो, अर्थात छायालग राग दूसरे राग की छाया आने से मधुर प्रतीत हो गया, अर्थात वो आना जरूरी है, दूसरे राग की छाया आनी जरूरी है, इसी वजह से वो मधुर प्रतीत होंगे, तभी उन्हें छायालग राग कहा।
तीसरी इसके अंदर आता है संकीर्ण राग। अब संकीर्ण राग एक तरह से नपुंसक राग हो गए, जो कि खुद कुछ है नहीं, स्वयं कोई राग नहीं है वो, लेकिन जिनमें एक से अधिक रागों की छाया आती है, अर्थात वह एक मिश्रण है शुद्ध राग तथा छायालग रागों का। इनके मिश्रण से उसमें मधुरता आती है, इसीलिए इसको संकीर्ण राग कहा गया, क्योंकि अपने आप में है नहीं, छायालग तथा शुद्ध रागों का मिश्रण है। अब यहाँ पर यह विचारणीय है कि प्राचीन काल में यह विधि काफी प्रचलित थी, तथा इस तरह से अब इस वीडियो के अंदर हमने जाना प्राचीन काल के अंदर रागों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया। अगले वीडियो में हम मध्यकाल का जो राग वर्गीकरण था उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।